हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है आज ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। इसका टॉपिक है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और ये आपका क्लास 6 की बुक्स का एनसीईआरटी की जो सिलेबस की बुक है क्लास 6 की, उसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका इस बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं सीटेट में, उनका आपको एक क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़ मिलेगी। उसके बाद हम क्लास 7 की बुक से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारा टाइटल है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, कि जलवायु क्या है इसमें हम पढ़ेंगे, वनस्पति कौन सी पाई जाती हैं, किस तरह की जलवायु हमारे इंडिया की, और वन्य प्राणी कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया, क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, अच्छा पहला तो आपका यही से कि मौसम और जलवायु क्या दोनों एक ही वर्ड हैं या डिफरेंसेस हैं, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक ही है। तो पहला तो आपका यहीं से बनता है कि जलवायु और मौसम दोनों में अंतर क्या है। तो जलवायु जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह की कई सालों तक अध्ययन करने के बाद या कई सालों तक पता करने के बाद जलवायु डिसाइड होती है। जैसे बोलते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। इस तरह से कहाँ की जलवायु, भारत की। मौसम बोलते हैं आज कैसा मौसम है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है, आज बहुत गर्मी हो रही है। यानी कि मौसम क्या है, डे बाई डे, यानी मॉर्निंग टू इवनिंग भी मौसम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती है, दोनों में अंतर है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। यानी कि जब ठंडा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, बहुत ठंडा हो रहा है, गर्मी हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, गर्मी हो रही है। कभी बारिश हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, आज उमस हो गई, आज ह्यूमिडिटी बढ़ गई। इस तरह से चलता रहता है। अब बात करते हैं मौसम की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भारत में सामान्यतः प्रमुख जो मौसम होते हैं 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा। आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, दिसंबर से फरवरी तक सर्दी, मार्च से मई गर्मी, जून से सितंबर, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आपका वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, इसको बोलते हैं शरद। एक इसमें और भी ऐड किया है, ये शरद मौसम आपका अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। और अगर हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाता है यहाँ से नवंबर से फेब तक हो जाता है आपका सर्दी का, मार्च से आपका जून तक हो जाता है आपका गर्मी, और जुलाई टू अक्टूबर आपका हो जाता है वर्षा का मौसम हो जाता है। इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 में। यहाँ पर आपका ये भी है शरद। तो ये भी पूछा जाता है कि सर्दी का मौसम कब से कब तक रहता है, गर्मी का रहता है, वर्षा का या शरद का। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है कि आप दिसंबर से स्टार्ट करोगे जो लास्ट मंथ है ईयर का, और आपका नवंबर पे हो जाएगा। अगर आप क्रम से दिमाग में रखोगे तो नहीं भूलोगे कि सर्दी, गर्मी और वर्षा, शरद। पहले ऐसे दिमाग से कर लीजिए कि सबसे पहले हमने सर्दी, गर्मी, और सर्दी के बाद गर्मी आई, गर्मी के बाद क्या आ गया, वर्षा, वर्षा के बाद 2 मंथ के लिए शरद। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होते हैं, तो जब आपका समुद्र की ओर से जो हवाएं होती हैं और स्थल की ओर आती हैं, किसकी ओर, स्थल की ओर, चाहे वो आपके अरेबियन सी से आए, जैसा हमने बताया था कि 2 आपके एक आपका क्या है, इधर आपका अरेबियन सी है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है और इधर आपका क्या है, अरेबियन सी। तो इनसे जब हवाएं और स्थल की ओर आती हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी कि ये हमारा एरिया कौन सा है, दक्षिण। तो जब बे ऑफ बंगाल से या आपका अरेबियन सी से जो लहरें आके स्थल की ओर आती हैं और वर्षा करती हैं, और ज़्यादातर से हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनों के द्वारा ही होती है वर्षा। और ये जो दिया गया है अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद जिसको बोलते हैं, इससे वर्षा होती है आपके तमिलनाडु में। पूछा जाता है कि सर्दियों में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में आपके सर्दियों में बारिश होती है। और मानसून के लौटने का समय, यानी कि क्या होता है कि जब
जब जो आपकी हवाएं होती हैं वो क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, तो लौटते समय ये क्या करती हैं, बारिश करती हैं। जो सदर्न एरिया है हमारे इंडिया का, साउथर्न का जो एरिया है, पार्ट है दक्षिण का, वहाँ पर बारिश करती हैं। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम से उत्तर भारत का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको शीत ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सीधी पड़ती हैं, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है। लू का हक क्या है, ये भी पूछा गया है कई बार टेट में, यूपी टेट में भी पूछा गया है लू क्या है। तो जो शुष्क गर्म पवनें जो जून के महीने में चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, लू। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट्स है वो ये देख लीजिए। हिंदी में वर्षा, मतलब वर्षा को और किस नाम से किस किस लैंग्वेज में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट्स है। मराठी में वर्षा को बोलते हैं पाउस, उर्दू में बारिश, और मोस्टली हम लोग भी बारिश का, वर्षा नहीं बोलेंगे हम लोग, बारिश हो रही है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, उर्दू। वर्षा बंगाली में वर्षा। तो ये आपके अलग अलग लैंग्वेज में वर्षा को क्या बोलते हैं ये बताया गया है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। यह है मानसून के आगे आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, मैंने अभी भी आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से कहाँ होती हैं, नमी लाती हैं अपने साथ। एयर जब स्थल की ओर चलती हैं पवनें, और अपने साथ क्या लाती हैं, नमी लाती हैं, और जब यही पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होता है, वर्षा होती है। आगे है आपका मानसून। जैसे मैंने अभी आपको ये भी बता दिया था, मानसून क्या है कि जब यही स्थल भागों से लौटकर, इम्पोर्टेंट है ये सीटेट के लिए कि मानसून से लौटने के कैसे होता है, जब उसमें स्थल से लौटती हैं या आपकी अरेबियन सी से आपकी स्थल की ओर आती हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल पूछा जाता है कि जो मानसून के लौटने का मौसम में पवन जो होती हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, या दोनों तरफ चलती हैं, कुछ भी मतलब किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होता है कि समुद्र से स्थल की ओर, और मानसून में जो लौटने का है शरद ऋतु में क्या होता है, स्थल से आपका समुद्र की ओर पवन चलती हैं। और ये मैंने जैसे बताया था आपको, भारत के दक्षिणी भागों में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसी मौसम में क्या होती है, बारिश होती है। तो पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून या जब पवन स्थल से समुद्र की ओर पहुंचती हैं, बहती हैं, तो कौन से राज्य में बारिश होती है। तो आपका नंबर 1 पे तमिलनाडु आएगा। दोनों हों तो भी आप तमिलनाडु करोगे, सिर्फ एक पूछा जाएगा। अगर दोनों पूछे जाते हैं तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। किसी स्थान पर, जैसे मैंने बता दिया, मौसम तो क्या है, डेली चेंज होता रहता है, डे बाई डे, सुबह से शाम तक मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु क्या है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा, उसको हम क्या बोलेंगे, जलवायु। इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। और ये मानसून शब्द कहाँ से आया, अरबी भाषा के मौसम से। इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, मैंने बताया उष्णकटिबंधीय जलवायु भी इसको बोलते हैं, आगे भी आपको बताया था। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत जो है वो कहाँ है, उष्णकटिबंध में है। अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो क्या होती है, मानसून पवनें जो होती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, यानी कि हमारी जो कृषि है वो किस पर आधारित है, पूरी तरह से वर्षा पर। आगे देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट से उसको पढ़ते हुए चलेंगे कि अगर हम बात करें कि जलवायु को कैसे होता है, उसकी स्थिति। अब स्थिति से यहाँ क्या मतलब है, जैसे हमारे भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत किस अक्षांश पर और कितने देशांतर पर स्थित है। पहला स्थिति की बात हम करें तो, जैसे आपको ने देखा होगा कि हमारे असम में अलग तरह की जलवायु रहती है, गुजरात में अलग तरह की रहती है, आपका जम्मू कश्मीर में अलग तरह की, और साउथ में अलग तरह की, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतर आ जाता है। ऊंचाई में भी वही आ गया, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा रहेगा, और आपका साउथ में जो समुद्री एरिया के पास में तो वहाँ पर नॉर्मल जलवायु रहती है, हमेशा एक सी रहती है। और समुद्र से दूरी, तीसरा ये समुद्र से दूरी। तो ये तीनों क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं
इम्पोर्टेंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि किसी स्थान की जलवायु किस बात पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर। आप एग्जाम्पल दिए गए हैं कि राजस्थान मरुस्थल में बीकानेर बहुत गर्म रहता है, जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा रहता है, द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, और समुद्र तट पर होने के कारण कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, वो समुद्र तट के पास में है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला, जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है विश्व में, तो आपको पता होना चाहिए मेघालय के मौसिनराम गांव में, और सबसे कम आपको भारत में अगर पूछा जाए तो जैसलमेर में, यहाँ कभी कभी वर्षा होती ही नहीं है। अब उसके बाद है आपका वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हो जाती हैं मैं आपको बता देती हूँ, वो बस समझ लीजिए। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वो होती हैं जो बिना मनुष्य के बोए, बिना बीज डाले ही अपने आप खरपतवार, जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बबूल है, इस तरह के बहुत सारी घास पतवार, झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, ये पौधे क्या होता है बहुत तरह से उगाते हैं, जिनको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ये तो सभी जानते हैं वनों की क्यों होती है। वन हमें क्या देते हैं, कार्बन वनों से हमें हम जो हम गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं वन उसको ग्रहण कर लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें मिलती है, किससे मिलती है, हमें पेड़ पौधों से। उसके अलावा वन क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं वन। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन होता रहेगा, मिट्टी क्या होती रहेगी, क्षीण होती रहेगी। आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ नहीं होंगे वहाँ पर जो अगर ज़्यादा बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहाँ से जल्दी से क्या हो जाता है, मिट्टी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है। और उसके अलावा हमें वनों से क्या मिलता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपका सीटेट में, आप देखेंगे जो मैं करा रही हूँ सीरीज में भी आप देख सकते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, चारा, लकड़ी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपका ये पेड़ की अंदर तो कटाई, और इससे हमारे अगर हम उसकी कटाई करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी। हमें अधिक से पौधे लगाने चाहिए। यहाँ पर एक ये दिया गया है, जैसे एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक लीला एक बच्ची है, उसके माता पिता ने उसके बर्थडे पर जब उसका जन्म होता है तो एक पौधा लगाया, और हर साल जन्मदिन पर अलग अलग तरह के पौधे रोपे। जब वो 20 साल की हुई तब उन्होंने देखा कि 21 सुंदर वृक्ष, एक उसके बर्थडे जन्म होने पर और 20 उसके जन्मदिन पर लगाए, तो 21 उसके आसपास क्या हो जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हो जाते हैं। तो हम सबको प्रण करना चाहिए कि बच्चे का बर्थडे हो या अपना बर्थडे हो तो हम एक अच्छा काम करें कि एक वृक्ष लगाएं, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, पेड़ों को काटना है और बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है, प्रकृति हमारी कम होती जा रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से आगे, यहाँ पर देखिए पूरा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ये पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। आप इसको अच्छे से इसके द्वारा समझ सकते हैं। फर्नीचर हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ से। खेल का सामान यानी बैट, हॉकी, ये सब किससे बनाए जाते हैं, आपके पेड़ से। ईंधन, चारा यानी पशुओं के लिए चारा भी हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ से। आश्रय यानी घरों में भी जो लकड़ी का या उसका यूज़ होता है फर्नीचर का, वो भी किससे, पेड़ से आश्रय भी मिलता है। बहुत से लोगों को तो आपने देखा होगा कि पेड़ों के उससे ही क्या कर लेते हैं, घर बना लेते हैं। दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सबसे जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरत है वो भी हमें कहाँ से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है। उसके बाद शहद, फल, गोंद एवं लाख। लाख क्या होती है, जो आपने देखा होगा गोल्ड्स के जो आइटम्स बनते हैं उसमें लाख, जैसे जो बैंगल्स वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है, लाख जैसे नीचे भरी जाती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती देने के लिए। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, जो वन्य हमारे जीव हैं वो कहाँ रहते हैं, वनों में ही रहते हैं। इमारती लकड़ी और रबड़। नेक्स्ट देखिए वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन से हैं, जो वनों में रहते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियों की तरह बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारी कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। किस किस का, इन सब का क्या होता है, एक निवास होता है वनों में। उसके बाद यहाँ से आप देखिए हमारा बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है। आप ये बताइएगा, ये आप कमेंट करिएगा कि आप हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। राष्ट्रीय पशु
आपका बाघ है। और आपके ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिर में। हाथी तथा एक सींग का गैंडा आपका असम में। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। यानी एक तो हाथी आपका यहाँ हो गया असम में, लेकिन ये यहाँ पर अगर असम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत फेमस है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, आपका असम में है। और ये जो गिर में क्या पाया जाता है, गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर जैसे जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी ऊंट के, यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा तथा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है आपका, गुजरात में। यहाँ तक होगा। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर। और इसके अलावा भी भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर ये सारे पाए जाते हैं। सारे कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं। उसके अलावा सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। कौन से, कोबरा एवं करैत। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है किसी वन्य जीवन किस तरह से जंगलों में रहता है उसका। आपका वन्य जीवों को संरक्षणों में आप अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के लिए विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, हम किस तरह से हाथ बटा सकते हैं। हम कहें कि हम उसको मार नहीं रहे हैं, और तो इसका मतलब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको उसके साथ साथ क्या करना है कि हमें उन चीज़ों को क्या करना है, बायकॉट करना है, मना करना है। जैसे हड्डी से बने हुए, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करेंगे, हाथी का जो दांत होता है, हाथी को क्यों मारा है, उसका जो दांत होता है ना वो बहुत कॉस्टली बिकता है, और उसके लिए लोग उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। सींग के लिए तथा पंख से बने पदार्थ, आपने देखा होगा कि जो मोर होता है हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, उसको क्या करते हैं, पंख के लिए मार देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली ये भी बिकता है। लोग उसको क्या करते हैं, तो हमें क्या करना है, इनको खरीदने से मना करना है। जब उसको कोई नहीं लेंगे, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन्य जीव सप्ताह हम कब मनाते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और अगर डेट पर्टिकुलर दी गई हो तो 1 से लेके 7 अक्टूबर अगर डेट पूछा जाए, और अगर नहीं तो होगा अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर। ये यहाँ से देखिए, प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिंटेल बतख, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से, जो महाद्वीप है हमारे, उनसे अगर हमारे इंडिया में आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी। इसी तरह से प्रवासी लोग भी होते हैं, बोलते हैं ना, प्रवासी दिवस भी एक मनाया जाता है, प्रवासी डे हमारे यहाँ पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंडिया में कब मनाया जाता है, उसको भी आप आंसर दीजिएगा। कुछ पक्षी पिंटेल बतख, ये सारे पक्षी कौन से हैं, प्रवासी पक्षी हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिंटेल बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ये पूछा भी गया है, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रो, लिटिल स्टिन, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये सब कब आते हैं, या तो इनका नाम पूछा जाएगा कि ये कैसा पक्षी है, तो प्रवासी पक्षी, और ये किस मौसम में आते हैं, तो सर्दियों के मौसम में। सबसे छोटी लिटिल स्टिन, कौन सा, ये लिटिल स्टैंड, ये क्या है, सबसे छोटा है। इसका वजन कितना है, 15 ग्राम। और ये कहाँ से आता है, आर्कटिक क्षेत्र से आता है। 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत में आती है। इसका वजन दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे अपने जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हों। थैंक यू।